शिक्षकों को सम्मानित किया है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर देहरादून में 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से 9 टीचर, माध्यमिक शिक्षा से 5, डाइट और संस्कृत से एक शिक्षक शामिल है। सभी सम्मानित टीचरों को 2 साल का सेवा विस्तार मिलेगा। सीएम धामी ने कहा है कि शिक्षक इंसान के जीवन का आधार हैं और शिक्षक ही लोगों को बेहतर बनाता है। प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। उनका लिए एक आदर्श, उनके जीवन का, उनके लिए पाथेय का काम करेगा। मैं 2003 में नियुक्त हुई थी और कम से कम 22 वर्ष जो हैं हो गए हैं और 22 वर्षों में बच्चों को अभिव्यक्ति का माध्यम देना, भाषा में, अपनी भाषा में वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे स्कूल का हर बच्चा अपनी पत्रिका बनाता है। हमारे स्कूल से पत्रिकाएं निकलती हैं, उसमें बच्चे लेख लिखते हैं। बहुत अच्छा रहा। इससे पहले मुझे गवर्नर अवार्ड मिल चुका है, दूसरा अवार्ड है मेरे लिए। मैं बच्चों को मैं सोचती हूँ कि विषयगत ज्ञान देने के अलावा देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और स्वास्थ्य के लिए सजग होना, इसके लिए योगा। और बच्चे हमारे स्कूल से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति परीक्षाओं में निकलते हैं। योगा में राज्य स्तर तक प्रतिभाग कर चुके। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड की शिक्षा और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन को दिशा देने और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। राज्य में सभी 13 जिलों में उच्च शिक्षा और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवा रोजगार परक कौशल भी सीख सकें। सीएम ने देहरादून में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल बड़कोट थाने के बाहर कई घंटों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़कोट के मुख्य रोड को विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जाम कर दिया। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने एसपी उत्तरकाशी और एसओ बड़कोट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस की कार्यशैली से क्षेत्र में लगातार तनाव का माहौल बन रहा है। आपको बता दें कि बड़कोट में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया था। पुलिस पर आरोप है कि उसने युवक की बेवजह पिटाई की है। इसकी वजह से क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस ने बड़े स्तर पर किया। दून के हिमालयन संस्कृति केंद्र में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हुआ है। डीएम देहरादून सविन बंसल ने सुखविंदर कौर को अध्यक्ष और अभिषेक सिंह को उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई है। और इस प्रोग्राम में यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने प्रीतम सिंह की तारीफ की। चमोली एक भव्य समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह और उपाध्यक्ष के साथ नवनिर्मित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पूनम देवी कठैत को जिला अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। अल्मोड़ा में जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष ने पद की शपथ ली। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की हेमा गौड़ा गैड़ा ने शपथ ली है और इस मौके पर कैबिनेट की मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही हैं। पिथौरागढ़ जिला पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। डीएम विनोद गोस्वामी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष दीपिका चुफाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2027 में कांग्रेस की अगुवाई प्रीतम सिंह करें, यह ऐलान कांग्रेस नेता हरीश रावत ने देहरादून में किया। इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रीतम सिंह की अगुवाई होगी तो क्या करण माहरा की विदाई होगी, और क्या प्रीतम सिंह कांग्रेस की तरफ से पहले अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए रिपोर्ट। और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। देहरादून में जिला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो इस जीत का सेहरा कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पूरी तरह प्रीतम सिंह के सर बांधा। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को लीडर और कमांडर दोनों बता दिया। हरीश रावत ने मंच से कह दिया कि सब चाहते हैं कि 2027 में चुनाव की अगुवाई प्रीतम सिंह करें। हरीश रावत की बात को नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने भी आगे बढ़ाया और सब बड़े चेहरों को एक साथ आने की सलाह दी। खास बात यह है कि प्रीतम सिंह कभी हरीश रावत गुट में ही थे, हालांकि पिछले चुनाव तक दोनों के रिश्ते तल्ख हो चुके थे। फिर से परचम लहराना चाहिए और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। और हम आप सबके सामने कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं और यशपाल जी की तरफ से भी, और क्योंकि कांग्रेस का बूढ़ा आदमी हूं तो मैं सबकी तरफ से भी कह सकता हूं कि प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका दीर्घकालिक अनुभव भी है, संगठन में भी उन्होंने काम किया है, सरकार में भी उन्होंने काम किया है। आदरणीय हरीश रावत जी हों, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हों, हमारे गणेश गोध्याल जी हों, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं। हमें चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें और नेतृत्व संभालें हमारे साथी लोग। हरीश रावत ने प्रीतम सिंह की अगुवाई की बात कही तो सवाल करण माहरा को लेकर है कि क्या जल्द प्रदेश अध्यक्ष के पद से उनकी विदाई होगी, और रिश्ते में साले लगने वाले करण माहरा को हरीश रावत ने विदाई के संकेत दे दिए हैं। 2027 की अगुवाई प्रीतम सिंह करे, इसके लिए जरूरी है कि पार्टी या तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। तो सवाल ये भी है कि क्या सब बड़े चेहरे प्रीतम सिंह के साथ होंगे। करण माहरा की माने तो हरीश रावत की बात सही है। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा और तदनुसार जो है चुनाव में अपनी भूमिका अदा करने का काम करेगा। देखिए, वो पार्टी के बूढ़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, और उनकी राय पे पार्टी को काम करना भी चाहिए। 50-55 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और हम सब लोग उनकी राय को तवज्जो देनी चाहिए और जो पार्टी के हित में वो करना चाहिए। देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह से हरीश रावत ने कांग्रेस में नई सियासत शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि हरीश रावत की बात पर कांग्रेस का हाईकमान कब तक मुहर लगाता है, क्योंकि प्रीतम सिंह की अगुवाई के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की विदाई भी होगी, ये तय है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस के देश भर में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है। उधम सिंह नगर में इसी कार्यक्रम में हंगामा हो गया, लात घूसे तक चल गए और कांग्रेसी आपस में ही लड़ बैठे। रुद्रपुर सिटी क्लब में पर्यवेक्षकों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। असल में पर्यवेक्षक यहां रायशुमारी के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान गुटबाजी देखने को मिली और दो पक्षों में कहासुनी हो गई। पर्यवेक्षक नरेश कुमार के साथ प्रदीप टमटा भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पर्यवेक्षक का भाषण खत्म हुआ, काफी ज्यादा हंगामा हो गया। कुछ कार्यकर्ता तिलक राज बेहट की फोटो नहीं होने से नाराज दिखे, तो कुछ लोग व्यापार मंडल के नेताओं को मंच पर नहीं बुलाने से नाराज दिखे। बाद में खुद कांग्रेस पर्यवेक्षक ने मामले को शांत करवाया है। जिस तरह से करा गया, एक अच्छी घटना नहीं है। बहुत सारे लोग पार्टी अंदर आ गए, सिटी क्लब के अंदर गुंडागर्दी करने आए थे। ये संगठन की मीटिंग थी, कोई गुंडों की मीटिंग नहीं थी, लेकिन इस तरह से काम नहीं होना। मैं अपने पुराने नेताओं को, जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मैं पहले उनको मंच दूंगा या उस व्यक्ति को मंच दूंगा जो व्यापारियों के लिए जो है इधर उधर की बातें करता।
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मामला शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच गया। नैनीताल की जिला पंचायत अध्यक्ष वोट न करने वाले 5 मेंबर, शिकायतकर्ता जिला पंचायत सदस्य पुष्पा नेगी, नैनीताल के डीएम, एडीएम और एसपी नैनीताल शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के रिंग रोड स्थित कार्यक्रम में तलब किए गए। सुबह 11 बजे से शाम तक आयोग के ऑफिस में बयान दर्ज होते रहे। पुष्पा नेगी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है और जो भी मेरे साथ हुआ है, तो मैंने पूरा अपना पक्ष रखा, पूरे साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखा और माननीय आयोग से मैंने यही अपील की कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर उसमें अपना डिसीजन उसमें सुनाए। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में यमुना नदी में फैले मलबे को लगातार मशीनों से हटाया जा रहा है ताकि स्याना चट्टी कस्बे और पुल को बचाया जा सके। वहीं पर यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, नारद चट्टी, बनास के पास 2 हफ्तों से बंद है। इसकी वजह से 12 गांवों के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाँव में तो राशन की किल्लत भी होने लग गई है। इसके साथ ही बीमार लोग भी बहुत परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से हेली के जरिए राशन भेजने और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने की मांग की है। रूट पे आज 12-13 दिन हो गए, तब से पूरा रास्ता बंद है। स्याना चट्टी में पूरे झील बनी हुई है, नदी पुल के ऊपर पूरा पानी आ रखा है, जगह जगह पूरे गीट पट्टी में है। राशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, लाइट नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है। बारिश के बाद अब बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सफर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। जगह जगह भूस्खलन और भू धंसाव होने से सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कई जगह सड़कों पर धंसाव होने से गाड़ियां चढ़ नहीं पा रही हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल अड़ीमठ के पास के हैं, जहां सड़क बार बार नीचे की तरफ से खिसकती जा रही है। तो उत्तराखंड में इस बार जिस तरह से आपदा आई, उसके बाद कई इलाकों में महामारी का खतरा गहराने लग गया। ऐसे में सरकार ने आपदा प्रभावित इलाकों में लोगों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करने का प्लान बनाया है। देखें। प्रदेश में इस बार बारिश के चलते करीब 72 गांवों में आपदा जैसे हालात बन गए। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में आपदा के कहर के चलते सरकार को डर है कि प्रदेश में महामारी का खतरा भी गहरा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली, थराली, स्याना चट्टी जैसे प्रभावित इलाकों में खास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को फोकस करने के निर्देश दिए हैं। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रभावित इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम लोगों के हेल्थ चेकअप करेगी। के संबंध में हम लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। लगातार जो सावधानियां हैं वो सावधानियां भी बरत रहे हैं। निश्चित रूप से अब जिन क्षेत्रों में जल भराव हो गया है, जिन क्षेत्रों में आपदा आई है, वहाँ पर महामारी जैसी आशंका उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग जो जरूरी कदम उठाएंगे उस पर काम करेंगे। हालांकि बारिश के बीच भी 68 गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने का दावा स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम आपदा प्रभावित लोगों के बीच में काम करने की बात कही जा रही है। जबकि हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि आपदा प्रभावित इलाके में महामारी का डर कई कारण से बनता है। लोगों का सामान, मवेशियों की जान और जल जमाव मुश्किलें बनते हैं और इन्फेक्शन के साथ महामारी तक का खतरा बढ़ जाता है। उसमें से 68 गाँव में अभी तक स्वास्थ्य शिविर हमने लगा दिए और मैं डेली मॉनिटरिंग करता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग जो है हॉस्पिटल तक न आए, बल्कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक चले जाए। अभी हमारे लगभग 8 गांव ऐसे बचे हैं जहां के अभी स्वास्थ्य शिविर हमको लगाने हैं। जैसे आपदा आए तो वहाँ पर जैसे लाशें भी अंदर सर्दी गलती है, या जानवर भी मतलब कुछ मरे हुए रहते हैं वो भी सर्दी गलते हैं वहाँ पर, तो वैसे जगहों पर में इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। आपदा के चलते आर्थिक नुकसान तो हो चुका है, लेकिन कहीं खतरा लोगों की जान पर ना बनाए, इसलिए सरकार इसकी तैयारियों में अभी से जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा और मूल्यों का प्रतीक है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। सनातन के नाम पर बीजेपी के साथ गया ब्राह्मण कांग्रेस के साथ आए, क्योंकि ब्राह्मण और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। पूर्व सीएम हरीश रावत के इस बयान ने ठाकुर ब्राह्मण जाति वाले उत्तराखंड में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी इसे बांटने की कोशिश बता रही है, तो कांग्रेस के पास ब्राह्मण के नाम पर नेता तक बचे नहीं हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बागेश्वर में ब्राह्मणों पर बयान दिया तो देहरादून में भी वही बात दोहराई। हरीश रावत के मुताबिक स्वतंत्रता संग्राम से ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ चला गया और इसका नुकसान हिंदुओं को भी हुआ, ब्राह्मणों को भी। इसलिए अब ब्राह्मणों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। देश की आजादी के समय से लेकर के देश बनाने तक की भूमिका में ब्राह्मण कांग्रेस के साथ खड़े रहे, आगे रहे, और इसीलिए जो आज का भारत है वो बन पाया। मैंने कहा अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दबे कुचलों और पिछड़ों, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको आगे ला करके उसमें जोड़ने का काम हो रहा है। अब इस जोड़ के काम में भी, जैसे देश की आजादी की लड़ाई के जोड़ के काम में और देश बनाने के जोड़ के काम में ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे, इस महान काम में भी राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ आकर के खड़े हैं। हरीश रावत का ये बयान उत्तराखंड के लिए बड़ा बयान है, जहां करीब 28% ब्राह्मण वोटर होने के बाद ब्राह्मण कांग्रेस से दूर दिखता है। बड़े चेहरों में जहां गणेश गोदियाल के अलावा दूसरा चेहरा खोजे नहीं मिलता, तो पार्टी सिस्टम से लेकर इलेक्शन तक ब्राह्मण नजर नहीं आते। ऐसे में हरीश रावत की तरफ से ब्राह्मणों की चिंता क्या 2027 में कांग्रेस को कोई फायदा देगी, और क्या उत्तराखंड में बीजेपी के साथ गया ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ आएगा? सवाल ये है। हरीश रावत जी पंजाब जाते हैं तब तो वो कहते हैं कि यहाँ अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप राजस्थान के अंदर राजपूत की बात करते हैं, आज उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की बात करके आप अपने आप प्रायश्चित कर रहे हैं। क्योंकि जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे, उन पर पलिता लगाने वाला व्यक्ति कौन था उत्तराखंड की राजनीति में? कांग्रेस की राजनीति में हर व्यक्ति जानता है। मथुरा दत्त जोशी वो भी ब्राह्मण थे, तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। उनका जो तात्पर्य भी था उसको वो बेहतर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके का भेदभाव नहीं किया है। जो योग्य है उसको यथा योग्य जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस हो या बीजेपी, यहाँ के सियासी गणित में ब्राह्मण ठाकुर का कॉम्बिनेशन जरूर देखती है। ऐसे में हरीश रावत के बयान ने सियासत में तड़का जरूर लगा दिया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में गणपति विसर्जन की धूम है। हर तरफ लोग गणपति विसर्जन के लिए टोलियां बनाकर निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने ट्रैफिक व्यवस्था संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है। गणपति विसर्जन के दौरान डीजे की धुनों पर थिरकते उत्साहित युवाओं के बीच लड़ाई झगड़ों के मामले भी सामने आ रखे हैं। वहीं कनखल के राजघाट पर विसर्जन के दौरान गंगा में डूबकर एक युवक की मौत भी हो गई। हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। विभिन्न घाट हैं जहां पर गणपति विसर्जन कराया जा रहा है, वहां पर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। साथ में मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जो नदी घाटों के पास में नदी के वेग को ध्यान में रखते हुए ही विसर्जन की प्रक्रिया को करें। चंद्रवंशीय राजाओं की कुलदेवी और पहाड़ों की आराध्या मां नंदा सुनंदा को आज विदा कर दिया गया। पूरा नैनीताल इस दौरान नंदा में दिखा, तो बेटी को विदा करने की झलक भी साफ देखी गई। देखिए। नैनीताल में शुक्रवार को पहाड़ की कुलदेवी नंदा
मायके से लौट गई है। इस दौरान मां नंदा के जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी। स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए पर्यटकों ने मां को विदाई दी। दोपहर में मां नंदा सुनंदा का डोला मंदिर से निकला तो राज राजेश्वरी को भेंट देकर विदा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से आए लोगों ने गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शहर भर में मां की शोभा यात्रा निकाली तो देवी की कृपा भी अपने भक्तों में दिखी। हालांकि इस दौरान बेटी को विदा करने का दुख भी भक्तों में दिखा तो जगत जननी की मिली कृपा की खुशी भी रही। माँ का स्थान ऐसा है, विदाई ये एक दस्तूर है हमारा, लेकिन माँ विदा नहीं होती, माँ तो हर समय बच्चों के साथ रहती है। भावुक पल है और बहुत खुशी भी हो रही है। मैं पहली बार माँ के आशीर्वाद से उनके दर्शन करने आ पाई। मैं हल्द्वानी से आई हूँ माँ के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लखनऊ से आए हैं और इनफैक्ट हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ले जाइए गाड़ी, और मैं यहीं उतर गई क्योंकि मुझे ये देखना था, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के दर्शन हो गए? माँ के दर्शन हो गए, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम स्वर्ग में आ गए हैं, माँ के पास आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मां नंदा सुनंदा पहाड़ की कुलदेवी है तो नंदा को बेटी और बहू के रूप में भी माना जाता है। नैनीताल में 28 अगस्त से महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और पूजा की गई। मां नंदा की पहाड़ में होने वाली पूजा के लिए कई कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि 1617 में राजा बाज बहादुर चंद गढ़वाल के जूनियागढ़ किले से जीतकर मां नंदा की मूर्ति को अल्मोड़ा लाए थे, जिसके बाद से ही अल्मोड़ा फिर कुमाऊं के अन्य हिस्सों में पूजा शुरू हो गई। आशा तो इतनी बिगड़ रही कि आप हर देख रहे हैं कि अपने अपने तरीके से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है माता के दर्शन के लिए इतने उमड़े पड़े हैं कि आप देखने लायक हो रहा है। बहुत भावुक क्षण है मां नंदा सुनंदा की विदाई का, और ये जो आप अपार जनसमूह देख रहे हैं, ये अपनी मां को नम आंखों से विदा कर रहे हैं। बहरहाल नंदा कैलाश को विदा हो गई है तो नंदा महोत्सव का भी समापन हो गया। ये वो क्षण है जब मां नंदा को विदाई दी जा रही है और हजारों की ये भीड़ मां नंदा के प्रति आस्था व्यक्त कर रही है। हालांकि जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उसी के लिए भक्ति में ही शक्ति जो कहते हैं वो एकदम सटीक साबित हो रही है। वीरेंद्र मिश्र, न्यूज़ 18, नैनीताल। और पिथौरागढ़ की सोर घाटी में आज हिल यात्रा पर्व मनाया गया और इस दौरान लखिया भूत सबके आकर्षण का केंद्र रहा। ये देखिए, आप लखिया भूत को देख रहे हैं इस वक्त। सातू आठू से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरण, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। घंटों तक चलने वाले हिल यात्रा पर्व का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो कि लोगों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ अगले साल आने वाला वादा करने के साथ ही वो वापस आते हैं। खबरें जा रही हैं।